राम राम भाई सभी को। आज हम अभिनव शर्मा सर का एसएससी सीजीएल का मॉक नंबर 35 सोल्व करेंगे भाई। शुरू करते हैं भाई फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या कह रहा है? इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सेंटर। द लेंथ ऑफ द आर्क निकालनी है। तो लेंथ ऑफ द आर्क का क्या कॉन्सेप्ट होता है भाई? जैसे मान लो यहाँ पे ये सेंटर है, ये कुछ एंगल बना रहा होगा, तो लेंथ ऑफ द आर्क का मतलब है ये वाली लेंथ। तो हमसे ये क्या पूछ रहा है? ये वाली लेंथ पूछ रहा है। एक पर्टिकुलर सर्कल है, उसके अंदर सर्टेन थीटा डिग्री एंगल है, तो भाई ये वाली लेंथ बता दो। सिंपल फॉर्मूला जो सरकमफेरेंस का होता है ना, वो यूज़ करेंगे। और क्या यूज़ करेंगे? थीटा की जगह पे जो मतलब जब एक फॉर्मूला होता है जैसे सरकमफेरेंस का 2 पाई आर, यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ भी होती है। वो क्या होती है? 360 डिवाइड बाई 360। मतलब जो पूरा एंगल है ना वो लेते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब तो हम 90 डिग्री हमें दे रखा है, मतलब वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो क्या करेंगे? 90/360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में आर 14। ये कट गया 4 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, ये 7 टाइम्स, यानी कि क्या आ गया हमारा 22। सिंपल कॉन्सेप्ट है भाई, ये पूछ रहा है। ये तो हो गया लेंथ ऑफ आर्क। अगर वो पेरीमीटर पूछता ना, तो जो ये आर और आर है ना वैल्यू, 2r हम उसमें ऐड कर देते हैं, ये हो जाता हमारा पेरीमीटर। लेकिन उसने सिर्फ लेंथ ऑफ द आर्क पूछी है, तो ये वाला हो जाएगा 22। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ द पैरामीटर ऑफ द रोम्बस इज 52 एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो एक रोम्बस बना लेते हैं भाई। क्या कह रहा है? ये इसके डायगोनल हो गया। सेकंड, थोड़ा सही नहीं बना भाई, एक सेकंड। ये इस तरीके का है भाई, ये एक सेकंड, मैं इसको दोबारा ही बना। ठीक। अब क्या कह रहा है? इसका जो पेरीमीटर है ना वो 52 सेंटीमीटर है। तो यानी कि ये हर साइड 13 13 13 सेंटीमीटर ऐसे रही होगी। और क्या कह रहा है? जो इसका डायगोनल है ना वो 10 सेंटीमीटर है। अब ये डायगोनल को पूरे आधे आधे हिस्सों में काट रहे दोनों डायगोनल। सपोज करो ये वाला 10 है, तो ये वाला 5 रहा होगा, ये 5 रहा होगा। और अब देखो, ये जो इसके जो रोम्बस के जो डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट करते हैं वो 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं। तो यहाँ पे ट्रिपलेट बन जाएगा हमारा 13 5 और 12 का। ठीक है। अब अगर ये वाली वैल्यू 12 है, एक सेकेंड में दिखाता हूँ, ये वाली वैल्यू 12 है, तो डायगोनल का आधा हिस्सा ये भी 12 होगा। ठीक है। अब क्या कॉन्सेप्ट लगेगा? जो एरिया होता है ना भाई, वो हाफ इंटू D1 इंटू D2 होता है। मतलब पहला डायगोनल कितना है? 10, दूसरा डायगोनल हो गया 24, ये 12, तो ये आ गया 122 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। इसके अंदर एक दो प्रॉपर्टी यूज हो रही है कि जैसे कि जो डायगोनल होंगे ना वो आपस में 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे, और आपस में जैसे एक दूसरे को जो जहाँ पे काटेंगे ना वो हाफ हाफ में काट देंगे। ये दो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं बस इसमें। ठीक है भाई। क्या कह रहा है? अ सॉलिड स्फीयर मेड ऑफ वैक्स ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड कास्टेड इनटू अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। एक बड़ा सा स्फीयर था, उसको मतलब पिघला दिया और छोटे छोटे हेमिस्फीयर बना दिए, मतलब कुछ 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 हेमिस्फीयर। तो ये बताना कि कितने ऐसे हेमिस्फीयर बने, मतलब इनका रेडियस कुछ अलग था आर, और इसका आर डैश ऐसे वेरी कर रहा है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं भाई? जो बड़ा स्फेयर है ना, मतलब जो भी पहले चीज़ थी हमारी, मतलब स्फेयर हो चाहे सिलेंडर हो चाहे कौन हो, उसका तो वॉल्यूम रखेंगे ऊपर 4/3 पाई r की क्यूब, यानी कि 12 × 12 × 12। ठीक है। और डिवाइड बाय कर देंगे जो नया चीज़ बनी है। और अगर वो छोट मतलब वो ज़्यादा नंबर्स में बनी है, तो उसकी वॉल्यूम, अब हेमिस्फेयर बना यहाँ पे, इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी? 2/3 पाई r क्यूब।
इक्वल टू एक्स। एक्स क्या होगा कि मतलब ये बताना कि वो कितने हेमिस्फेयर बने होंगे, उसकी वैल्यू है। तो सिंपली इसको कट करेंगे 2 टाइम्स, ये 4 से 3, ऐसे ही ये दोनों 3 3, तो 3 3 9, 9 3 27 इंटू 2 54। मतलब अगर 12 सेंटीमीटर की रेडियस की वो रही होगी हमारे पास स्फेयर, तो उस केस में हम ऐसे ऐसे कितने हेमिस्फेयर बना देंगे, 54, जिनकी रेडियस 4 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते, क्या कह रहा है, ग्रोसर मिक्स 2 वैरायटी ऑफ टी प्राइस्ड एट 80 एंड 85 इन सर्टेन रेशो टू प्रोड्यूस अ न्यू वैरायटी ऑफ 85, और रेशो बतानी है मिक्स की। तो सिंपल क्वेश्चन है एलिगेशन का। क्या करेंगे, एक है T1 प्राइस वाली टी, दूसरी है T2 प्राइस वाली टी। इसकी वैल्यू है 80, ये दे रखा है 85, और जो मिक्सचर बनाना है इनका वो हो गया 82 का। तो सिंपल एलिगेशन लगा देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 2। मतलब जो T1 वाली थी ना वो 3 रेशो में मिलाई गई है, T2 वाली वो 2 रेशो में मिलाई गई। इसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए भाई कैसे करते हैं कि मतलब वो मतलब इसी डिजायर्ड रेशो में मिलाई गई है। क्या करेंगे, 80 इंटू 3 प्लस में 85 इंटू 2, और डिवाइड कर देंगे इसको टोटल वैल्यू से 5 से। तो 8 दिए 24, 240, और 85 दूनी 170 डिवाइड बाई 5, क्या आ गया, 7 और 4 11, 1। अच्छा, इसको डिवाइड कर देंगे 5 से 8 और 2। मतलब हमने क्रॉस वेरीफाई कर लिया कि जो आंसर हमारा वो ठीक है। ठीक है भाई। क्या कह रहा है, अ मैन बोरोड सम मनी एंड एग्री टू पे ऑफ rupees 3150 at the end of first year and 4410 at the end of second year. If the rate of compound interest is 5% per annum, then the sum is। तो ये मतलब है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का ही क्वेश्चन, बस इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। मान लो ये टाइम है इनिशियली, ये टाइम है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, और ये टाइम है एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो मतलब यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल रहा होगा, उसकी वैल्यू चेंज हो गई होगी, यहाँ पे अमाउंट बन गया। ठीक है। अब क्या होता है, प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट है यहाँ पे वो प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब जो सेकेंड ईयर होगा उसके लिए जो इंटरेस्ट लगेगा वो प्रिंसिपल पे भी लगेगा प्लस में कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी, फिर जाके हमारी एक कंबाइंड वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट वर्क करता है। लेकिन यहाँ पे क्या अलग हो रहा है, देखो, अब यहाँ से लास्ट से शुरू करते हैं इसको। कितना अमाउंट दे रहा है वो लास्ट में, इतना अमाउंट दे रहा है, और देखो 5% रेट है, तो 5% की वैल्यू हो जाएगी 1/20। तो इसका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा वो क्या होगा, 21/20, यानी कि 20:21। मतलब अगर फाइनल ईयर में जो वैल्यू है वो 21 के रेशो में है, तो जो यहाँ पे प्रिंसिपल रहा होगा इस वैल्यू के लिए वो 20 का मल्टीपल रहा होगा। अब इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो ये कितने टाइम्स है, 21 का स्क्वायर ही है, ये 210 टाइम्स हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसी वैल्यू से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4200। मतलब इस, जैसे हमने देखा कि उसने लास्ट में क्या करा, इतने पैसे दिए हैं, मतलब उसने जो मनी बोरो कर रखी थी उसके इतने पैसे दिए हैं, तो उनके लिए तो प्रिंसिपल ये रहा होगा। लेकिन एक्चुअल में क्या करा है, उसने कुछ अमाउंट पहले ही दे दी है फर्स्ट ईयर में। वो अमाउंट कितनी दी है, 3150। ये अमाउंट उसने फर्स्ट ईयर के एंड में ही दे दी थी। मान लो यहाँ पे कुछ अमाउंट रही होगी शुरू में, उसने फिर कंपाउंड इंटरेस्ट लगा उस वैल्यू पे, हमारी एक कंबाइंड वैल्यू आई। अब उसमें से क्या करा, इतनी वैल्यू उसने पहले ईयर में दे दी, अब इतनी वैल्यू बची, अब उस पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा हमारा, तो वो ये वैल्यू दे रही। तो अब क्या करेंगे, यहाँ के लिए कंबाइंड अमाउंट बना देंगे, वो क्या होगी, ऐड कर देंगे इनको 3 7। अब देखो मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो सेम ही है, तो 20:21,
ये इनिशियली आ जाएगा, ये एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। इसकी वैल्यू देखो ये दे रखी है, सिंपली कट करेंगे तो 63 का 3 10 बच गया, और 105 का 5 350 टाइम्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, इससे भी इंटू 350 टाइम्स। कितना आ जाएगा यहाँ से, 35 दूनी 7 70 7,000। तो मतलब क्या रहा होगा, इनिशियली जो पहले अमाउंट रही होगी 7,000, फिर उस पे इंटरेस्ट लगा 5%, तो वैल्यू आ गई 7350। ठीक है, अब उसमें से क्या करा है, इतने पैसे उसने दे दिए फर्स्ट ईयर में, तो जो अब बचे हैं उन पर लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बची हुई वैल्यू थी 4200, अब उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लग के लास्ट में ये वैल्यू दे के उसने सारा अपना जो सम ऑफ मनी बोरो करा था उसको चुका दिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, नीलेश इन्वेस्टेड ₹10,000 नहीं 1 लाख इन डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 21% पर एनम, but after 2 years he was caught in fraudulent measure and he has to pay one third of his early interest as penalty of each year. Then find out the net earned interest earned by Nilesh after 2 years. सिंपल क्या करेंगे, पहले तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, इन सब वैल्यू को भूल जाते हैं कि क्या हुआ है। 1 लाख रुपए थे, ठीक है, उसने फर्स्ट ईयर के लिए 21% का इंटरेस्ट होगा, तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो हट के 21,000। अब सेकंड ईयर के निकाल लेंगे 21,000 अगेन, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर से 21%, क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, ये हो जाएगा 441 और 0। ये सारा हमारा क्या आ गया, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अब क्या कह रहे हैं, उसको किसी मतलब धोखेधड़ी में भाई मतलब उसको पकड़ लिया, और जो उसका जो इंटरेस्ट बना था ना, उसका 1/3 वो पेनल्टी में दे देगा। देखो अब इंटरेस्ट को जोड़ लेते, कितना बना हुआ है, 0 1 4 4 5 6 और 4, ये वैल्यू बनी है उसकी इंटरेस्ट में। अब 1/3 तो उसने वो दे दिया, तो मतलब उसके पास बची कितनी अमाउंट है, 2/3 बची होगी, ये मतलब लेफ्ट अमाउंट हो जाएगी। तो ये 3 से कट रहा है, देखते हैं भाई, 6 10 और 15, हाँ कट तो रहा है। 45 का 15, 1 14 का 12, 2 1 7 0, 15 दूनी 30, 54 0, क्या आ गया हमारा 30। एक सेकेंड भाई, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी ना, 45 का 1 आया हासिल, 14 का 4 जाएगा भाई, यहाँ 4, सॉरी 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 सॉरी, 940 होगा भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट सही है, अलग से चीज़ें ऐड कर दी हैं, कोई इसकी ऐसी दिक्कत नहीं है। तो जो उसके पास लेफ्ट अमाउंट होगी वो ये हो जाएगी। क्या कह रहा है, द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द टाइम टेकन बाय ए बी सी डी एंड डी टू कंप्लीट अ टास्क। अच्छा ये काम दिया हुआ है। अब देखो, इसमें दिए तो 5 बंदे हैं, लेकिन इसमें अब ये पढ़ो पहले, बी एंड सी स्टार्ट द टास्क एंड आफ्टर 3 years ई ज्वाइंड देम। After next 2 days, B left and C and E work for 5 days. What percent of tasks will be completed? तो यहाँ पे B, C और E का यूज़ है, तो हम B, C और E के ही नंबर ऑफ डेज लिखेंगे, फालतू में LCM बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे अलग अलग वैल्यू लेके। अब देखो B कर रहा है 40 दिन में, अब C कर रहा है, देखो यहाँ पे बीच में कितनी वैल्यू है 4, तो मतलब कितने का गैप रहा होगा, 4 4 का गैप रहा होगा, जैसे यहाँ 24 28 32 36 40। ठीक है, उस हिसाब से देखें तो सी ने करा होगा 24 दिन में, और ई ने करा होगा 8 प्लस कर देंगे 48 दिन में। अब इन सब का एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा भाई, 120 में तो नहीं जाएंगे ये, 240 में चले जाएंगे, ये 6 टाइम्स 10 टाइम्स 5 टाइम्स।
अब क्या है, बी और सी काम को शुरू करते हैं, उनकी एफिशिएंसी है 16, तो 16 × 3, 3 दिन तक काम कर 48 यूनिट काम कर दिया उन्होंने। ठीक है, अब क्या हो जाता है, ई ज्वाइन कर लेता है, ये भी बंदा ज्वाइन कर लेता है और 2 दिन तक काम करते हैं ये, तो 16 और 5 21, 21 दूनी 42, 42 काम भी कर दिया भाई यहाँ पे। अब क्या करता, अब बी छोड़ के चला जाता भाई, ये चला गया। अब सी और ई बचे हैं, वो 5 दिन तक काम करते हैं, ये 15 हो गई इनकी, 15 × 5 यानी कि 75, मतलब इतना काम उन्होंने कर दिया। अब इसमें से टोटल में से इसको माइनस कर लेते हैं भाई, 5 और 8 और 2 10 और 5 1 8 और 8 16, इतना काम कर दिया। 160 माइनस करने की जरूरत ही नहीं है। अब पूछ क्या रहा है, अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टास्क विल बी कंप्लीटेड, तो कंप्लीट कितना करा 165, टोटल कितना है 240 × 100। अब देखो भाई, एक वैसे तो इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, देखो 240 का 50% क्या होगा 120, और यहाँ पे वैल्यू देखो 50, 2.5, 42, तीनों वैल्यू ही 50 से नीचे हैं, और ये वैल्यू तो 50 से ऊपर जा रही है, तो फोर श्योर क्या रहा होगा 68। ठीक है, और बाकी एक बार मैं इसको करके भी दिखा देता हूँ, बाकी इतनी ज़रूरत है नहीं इसकी। 5 5 ज़ा 25, 2 16 पंजे 80, 2 82 बटे में 12, 12 से गया 6 पे 72। ठीक है, 72 105 आ जाएगा, फिर 96 पे जाएगा 8, 105 आ गया, 96 9 समथिंग, और फिर चला जाएगा 84 पे। तो कुल मिला के हमारा आंसर यही आ गया। ठीक है, बाकी थोड़ा ऑप्शन पे भाई ध्यान दिया करो, उससे भी एलिमिनेशन से बेस्ट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ डीलर सोल्ड अ म्यूजिक सिस्टम फॉर रुपीज दिस मच with a discount of 12% and earned a profit of 25%. What would have been the percentage of profit earned if no discount was offered? तो इस केस में क्या करेंगे भाई, हम ट्रायंगल अप्रोच यूज़ करेंगे। ट्रायंगल अप्रोच मेरी है, उसमें मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे मार्केट प्राइस, यहाँ पे सेलिंग प्राइस, मतलब एक ट्रायंगल सा बना दिया। अब क्या कह रहा है, डिस्काउंट दिया 12%। अब हमें पता है डिस्काउंट किस पे देता है, मार्क प्राइस पे। 12% की वैल्यू क्या होती है 3/25, मतलब 25 का कोई सामान था, उसने 22 का बेच दिया। अब वो क्या कह रहा है, उसको है ना इतना डिस्काउंट देने पर भी उसको प्रॉफिट हो रहा है 25% का। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 1/4, यानी कि 4 का सामान वो 5 में दे रहा है। तो दो कंडीशन हो गई यहाँ से। और देखो, जो प्रॉफिट होगा वो कॉस्ट प्राइस पे होता है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा है। अब क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस को भाई एक जगह 22 आ रहा है, एक जगह 5 आ रहा है, तो ऐसे तो नहीं पॉसिबल। हम क्या करेंगे, इसको इक्वल बना लेंगे। तो यहाँ पे 5, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ करेंगे 22 से मल्टीप्लाई, 110 हो गया, ये हो गया 125, और ये आ गया 88। अब बस क्या करना, हमें ये वाला निकालना है। इसने क्योंकि क्या कहा था, अगर डिस्काउंट ही ना दे, मान लो यहाँ से यहाँ गया ही ना, जो मार्क प्राइस करा 25 रुपये यहाँ से, मतलब 125, उसी पे उसने बेच दिया। तो अब देखो चेंज कितने का आ रहा है, 25 और 12 37 का, कितने पे 88 पे इंटू 100, ये क्या आ जाएगा हमारा, इंटरेस्ट आ जाएगा। वो इंटरेस्ट कह रहा हूँ, मतलब वो आ जाएगा कि कितने का उसको प्रॉफिट हुआ है। तो देखो 25, यहाँ आ जाएगा 22, 25 सत्ते 175, 25 दिए 75, 5 7 और 2 12 9। अब 925 को 22 से डिवाइड करना, तो 4 पे जाएगा, ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। ठीक है भाई, 88 चला गया, अब यहाँ से 4 5 आ गया, अब कितने पे जाएगा 24 पे, तो 42। ठीक है, अब 42 वाला ऑप्शन एक ही हमारे पास, ये वाला, तो क्या आंसर हो जाएगा 42.05। ठीक है भाई।
ये ऐसे ट्रायंगल बना के कर लिया करो, फिर जो एक वैल्यू होगी उसको सेम बना लो और फिर ऐसे कर लो, ठीक है। क्या कह रहा है, 8 डिजिट नंबर है 971x091y और वो 88 से डिविजिबल। 88 का मतलब 8 × 11 हो गया, मतलब 8 से भी कट रहा है 11 से भी। तो अब हमें 8 का डिविजिबिलिटी रूल पता है, जो लास्ट की 3 डिजिट होती है ना वो 8 से कटनी चाहिए, तो ओवरऑल 8 से कट जाएगी जो नंबर होगा। तो इसको 8 से काटने के लिए भाई 88 पे चला गया, फिर 3 आ गया, अब 3 आएगा तो क्या वैसी पॉसिबल वैल्यू होगी, 2, ठीक है भाई। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे अब रख देंगे 2 वैल्यू, यहाँ पे आ गया 2। हमें निकालना ये था ना x की वैल्यू माइनस में 7 × 2, ऐसे लिख लेंगे इसको भी। अब 11 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या करते हैं भाई, यहाँ से लास्ट से काउंट करना शुरू करेंगे, अल्टरनेट वालों को जोड़ेंगे और फिर क्या करेंगे, फिर दूसरे अल्टरनेट वालों को जोड़ेंगे। अब देखो 9 और 2 11, 11 और 7 18 और x, एक आ रहा 18 प्लस x, एक क्या रहा, एक एक 2, 9 2 11 माइनस का 11, तो यहाँ से आ जाएगा 7 + x। अब देखो 11 की डिविजिबिलिटी के लिए रूल क्या है, यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी और माइनस में कुछ, अल्टरनेट को जो हम ऐड करेंगे, दोनों को अल्टरनेट का ऐड करके उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये वैल्यू आई सपोज। अब अगर वो 11 का मल्टीपल होगा ना नंबर, तो जो यहाँ से हम ये कर रहे हैं ना, मतलब अल्टरनेट को ऐड करके डिफरेंस, वो या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए या 22 आ जाए या फिर कोई भी 11 का मल्टीपल आ जाए, तो हम ये कहेंगे कि वो जो संख्या ना वो 11 से कट रही है। तो अब देखो 0 तो कैसे पॉसिबल है, माइनस की संख्या रखनी पड़ेगी, तो माइनस का तो नंबर है ही नहीं। तो क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे 4 ऐड कर देंगे, 7 और 4 11 सेटिस्फाई कर रहा, तो हमारा यहाँ से क्या हुआ, x की वैल्यू 4 आ गई, 4 यहाँ पुट करा, 8 माइनस में 14 माइनस का 6, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है भाई। क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1610। देखो किसी के भी फैक्टर्स निकालने के लिए ना, जैसे सपोज 24 है, उसको हम जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, तो 2 × 2 4, 4 × 2 8 और 8 दिए 24, मतलब यहाँ पे 2 की पावर 3, 3 की पावर 1। अब फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, जो इंडिविजुअल की पावर होगी ना उसमें 1 जोड़ दो, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 2 8, मतलब 24 के टोटल कितने फैक्टर रहे होंगे, 8 फैक्टर, ठीक है। अब इस नंबर पे करते हैं भाई, कोई आइडिया नहीं है, मतलब 10 तो सेपरेट हो रहा है, 161 × 10 लिख लिया। अब देखो मतलब चेक करना शुरू करेंगे, नीचे से 3 से कट रहा, 3 8 नहीं कट रहा, फिर 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 14 और 21, हाँ भाई 7 से कट गया, 7 इंटू में क्या आ जाएगा, 2 पे गया और 21 3 पे 23। अब देखो 10 को भी एक्सपेंड कर देते, 2 × 5। अब इससे ज़्यादा कुछ सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हम यहाँ पे। अब इंडिविजुअल की पावर देखो 1 1 1, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स के क्या हो जाएगा, पावर में 1 जोड़ो, पावर में 1 जोड़ो, पावर में 1 जोड़ो, पावर में 1 जोड़ो, सब में जोड़ देंगे, तो 2 × 2 × 2, 2 की पावर 4 यानी कि 16, मतलब इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने पॉसिबल हैं, 16, ठीक है भाई। A father gives 8% of his monthly income to both of his sons as pocket money. The elder son gets 85% of the total amount given to both the sons. He spends 90% of amount and saves ₹17। तो उसके फादर की मंथली इनकम बतानी। तो ऐसे केस में क्या करना भाई, हमको टोटल 100 मान लेनी है, 100 इनकम रही होगी,
उसमें से 8% अपने बच्चों को दे दी पॉकेट मनी पे, उसमें से भी 85% जो है वो अपने बड़े लड़के को दे दी, उसने 90% खर्च कर दी, तो उसने सेव कितनी करी 10%, और उसकी वैल्यू दे रखी है 70। तो जैसे जैसे ऑप्शन मतलब क्वेश्चन बोलता जाए ना, वैसे वैसे चेन बना लेनी इसमें। अब सिंपली बस सॉल्व करना इसको। 17 5 ज़ा, और 5 से 2 बार, 2 से 4 बार, 4 से ये 25 बार, यानी कि एक की वैल्यू 25 आ गई। तो 100 की वैल्यू 2500, जो हमने ये इनिशियली इनकम मानी थी इनिशियली, वो आ गई 2500। सिंपल क्वेश्चन। क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर बोट 100 kg फॉर दिस मच। इसको भाई ये थोड़ा इंग्लिश में ना एरर सा है। एक दुकानदार 100 किलो गेहूं इतने में खरीदता है, उसने इसे इस तरह बेचा कि पूरी मात्रा बेचने के बाद हानि 28 किलो गेहूं बेचने के प्राप्त राशि के 18 गुना के बराबर है, तो प्रतिकूल विक्रय मूल्य बताना है। मतलब क्या कह रहा है, सिंपली मैं बता देता हूँ। ये बंदा गया है और इतने रुपए के 100 किलो गेहूं खरीद लाया, ठीक है। हमें उसका बताना है सेलिंग प्राइस पर केजी का, ठीक है, कि पर केजी वो कितने में बेचेगा। और ये कंडीशन दे रखी, जो लॉस हो रहा ना वो कितना है, ये वाला 11/8 टाइम्स बाई सेलिंग इतना। 28 किलो को मान ले कुछ भी उसका सेलिंग प्राइस रहा होगा, उस पर जब बेचेंगे ना, तो वो जो लॉस है ना इस वैल्यू के इक्वल है, इतना लॉस हुआ है, ठीक है। अगर जैसे हम यहाँ से 100 किलो 1385 का है, तो 1 किलो 13.85 का रहा होगा, और लॉस हुआ है तो मतलब वैल्यू डिक्रीज हुई होगी, पर केजी की पूछे ना। अगर ऑप्शन में इससे ज़्यादा होता तो हम ऑप्शन एलिमिनेट कर दे, लेकिन अब सारे ही ऑप्शन कम कम वाले हैं, तो पूरा सोल्व करना पड़ेगा। अब देखो लॉस क्या होता है हमारा, जैसे मान लो हमारे यहाँ पे कुछ कॉस्ट प्राइस है, वहाँ पे हमने कुछ माइनस कर दिया, सेलिंग प्राइस में पहुँच गए, ठीक है। अगर कॉस्ट प्राइस है, अगर हमने वहाँ पे कुछ प्लस कर दिया तो हमारा प्रॉफिट हो गया, ये हमारा लॉस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लॉस को क्या लिख देंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है भाई। अब देखो 100 kg का कॉस्ट प्राइस क्या था हमारा 385, और सेलिंग प्राइस मान लो हमें पता नहीं है, इसकी जगह अब हम एक्स मान लेंगे, और टोटल अमाउंट कितनी है 100 किलो, तो 100x हो गया, इंटू में 11/8 इंटू 28 इंटू में एक्स। बस इसको अब एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो जो एक्स है ना वो पर उसका केजी का वो अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो 28 28 ये आ गया 308, 8 और 10, इसको हम लिख देंगे यहाँ पे अब 308, 8 से फिर से डिवाइड करना इसको, 3 24 गया, 6 68 का 8, फिर 4 बचा 4, 1385 इक्वल टू, अब ये उधर जाके प्लस हो जाएगा 138.5x। अब ये इसका कितना टाइम्स है 10 टाइम्स, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 10। सिंपल था, बस ये जो थोड़ी लैंग्वेज है ना इसको समझना है। क्या कह रहा है कि जो लॉस है ना, लॉस वो कितना है 11/8 ऑफ द अमाउंट ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग 28 kg। जब 28 kg को हमने सेल करा, मान लो उसका सपोज जैसे यहाँ पे 10 आया तो 10 लिख दिया यहाँ पे, फिर जो वैल्यू आई है ना वही उसकी लॉस की वैल्यू है, और लॉस क्या है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अगर प्रॉफिट होता तो वो क्या होता सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सारे की लिखी, और ये 100x इसलिए लिखा क्योंकि 100 kg है और 1 किलो की x सेलिंग प्राइस है, तो यहाँ से क्या आ गया हमारा 10, ठीक है भाई। क्या कह रहा है 2145, ये भाई ये ऐसे होगा यहाँ पे, ऐसे x
ये प्रपोर्शन वाला क्वेश्चन है बेसिकली, जो फोर्थ प्रपोर्शन का देते हैं ना। इसमें कुछ भी नहीं करना है। एक तो ये इक्वेशन है 2508 इक्वल टू वाई बाय, चाहे तो हम इसको पूरे को वहाँ ले जाएं या फिर अलग अलग सॉल्व करें। अलग अलग सॉल्व करने में ही ठीक है। 3 से कट रहा है 14, 1001, ठीक। अब कट रहा है भाई। अब तो ये किसी से भी नहीं कट रहा भाई। सॉल्व कर लेते हैं तो सिंपली 2145 इंटू में 14 डिवाइड बाई 1001 इक्वल टू एक्स। मेरे हिसाब से 7 से कट रहा होगा ये। इवन 7 से काट से देखते हैं इसको। एक आ गया 3 30। हाँ भाई 7 से कट गया। अब देखो 143 से कुछ प्लस है ये, तो 143 जीरो मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। और अब लास्ट में चाहिए हमें 5, तो हम क्या करते हैं इसको 15 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ये मतलब यूनिट डिजिट के बेसिस पे हम जज करेंगे इसको सिंपली। तो 15 दिए 45, 15 चौक 60, 15 एकम 15, 5 4 1, हो गया सेटिस्फाई। मतलब 15 टाइम्स क्या, एक्स की वैल्यू आ गई 30, 30 को वहाँ पुट करेंगे, वाई अपॉन में 11704। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सिंपली बस वाई की वैल्यू निकालनी। कैलकुलेशन बची है भाई। 3 से कट रहा है ये, हाँ कट रहा है। 10 3 से काटा तो 8 पे गया, 24 10 3 पे गया, 18 6 पे गया। अब देखो वही कॉन्सेप्ट जो वहाँ पे ऐसे यूज़ करते यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर 10 से मल्टीप्लाई करते तो 8360 आता, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा है। और लास्ट में 4 चाहिए हमें। अब 4 किससे आ सकता भाई, 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। अगर हम, हाँ 4 से, तो ये 14 रहा होगा, मतलब 10 टाइम्स करके और प्लस 4 रहा होगा। तो 14 से अब करेंगे तो 16 6 84, 16 3 42, अरे 14 8 14 की मल्टीप्लाई हुआ ये तो, और 14 8 हमारा हो गया 112। तो 4071, तो पूरा पूरा कट रहा भाई। कितने पे जा रहा है, 14 टाइम्स। तो अब बस वाई की वैल्यू क्या आ गई, 140। सिंपल था भाई, ठीक है। क्या कह रहा है, इफ रोम्बस पी क्यू आर एस एंड एंगल एस पी क्यू 50 है, तो हमें आर एस क्यू निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है भाई। तो इसके लिए भाई 2-3 चीज़ें याद रख लो इसकी रोम्बस की। क्या है, रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। अगर ये 50 है तो ये 130 रहा होगा, इनका जोड़ तो 65 हो गए। और जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी इक्वल होते हैं रोम्बस के, तो ये भी 50 हो गया। तो उस हिसाब से ये भी 65, ये भी 65 आ गया। तो सिंपली हमें आर एस क्यू ही निकालना था। आर एस क्यू आ गया हमारा 65। क्या कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, एक तो जो सामने मतलब अपोजिट एंगल्स है वे इक्वल हैं, दूसरा जो साइड्स हैं वो सारी इक्वल हैं, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गए। उसके अंदर दो साइड इक्वल है तो वो एंगल निकाल लिए, उस हिसाब से हो जाए, ठीक है। क्या कह रहा है, 2ab माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 6a स्क्वायर माइनस में ए बी, इसकी वैल्यू है 1/6। ए प्लस बी और ए माइनस बी की वैल्यू निकाली। इसको भाई कुछ ऑप्शन ही नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 12ab 6b स्क्वायर 6a स्क्वायर माइनस में ए बी। तो अब ए बी वाली को एक तरफ ले लेते हैं, ये हो जाएगा 13ab। यहाँ से 6 कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 13ab/6। तो देखो यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म्स आ रही, यहाँ ए बी आ रही, तो हमें को क्या काम करना पड़ेगा, रेशो तो इन्हीं का लेना, हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे एक बार। तो स्क्वायर को जब खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ये दे रखी है 13ab/6 प्लस में 2ab, नीचे क्या आ जाएगा 13ab/6 माइनस में 2ab। एलसीएम लेंगे तो 6 से 6 तो कट जाएगा दोनों केस में नीचे वाला, तो 13ab प्लस 12ab, नीचे आ जाएगा 13ab माइनस 12ab, 25ab डिवाइड बाई ए बी से ए बी कट गया। अब वहाँ पे स्क्वायर हमने एक्स्ट्रा लिया था, तो इधर आके 25 का अंडर रूट यानी कि ±5। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक है भाई। व्हाट इज द रिमाइंडर इफ दिस इज डिवाइडेड बाय 6? सिंपल डिवीजन, ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। देखो 6 से काटा 18 पे गया 3, रिमाइंडर बचा 3 39, अब 6 पे जाएगा 36, रिमाइंडर बचा 3, तो 32 बचे, अब 30 पे चला जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 2। एक सेकेंड, ये मैं सॉल्व करके देख रहा था भाई इसको। क्या कह रहा है, if 19200 is payable after 3 years, if it is to be paid in 3 equal installment each year। क्या कह रहा है भाई, इतनी अमाउंट दे रखी है हमें और वो हमें 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देनी है, इक्वल नहीं है यहाँ पे, सॉरी। क्या कह रहा है, हम इसको ऐसे लिखेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड। जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है ना वो हाफ ऑफ सेकंड है, अगर ये एक्स हुई सेकंड इंस्टॉलमेंट तो ये इसकी हाफ हो जाएगी x/2। और क्या कह रहा है, एंड 1/3 ऑफ द थर्ड इंस्टॉलमेंट, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है ना वो मतलब जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है वो 1/3 है किसके, फर्स्ट के। फर्स्ट जो है 1/3 है थर्ड इंस्टॉलमेंट के, तो 3 टाइम्स ले लेते हैं इसको भाई, 3 टाइम्स हो गया फर्स्ट के, मतलब अगर जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है उसका हम 1/3 ले लेंगे तो हम इस पे पहुंच जाएंगे, 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x 2x और यहाँ जाएगा 3x। अब ये वैल्यू आ गई हमारी इंस्टॉलमेंट की, फर्स्ट ईयर की x, सेकेंड ईयर की 2x और थर्ड ईयर की 3x। अब होगा क्या, देखो 10% क्या है, इंटरेस्ट है 1/10, तो जो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा वो क्या होगा 11/10। अब देखो जो थर्ड ईयर में हमें अमाउंट देनी है वो तो देनी है, लेकिन जो फर्स्ट ईयर में देनी है उसके बाद उस वैल्यू का जो मल्टीप्लाई फैक्टर होगा जो हम उसको थर्ड ईयर तक बनाएंगे तो वो क्या होगा x इंटू 11/10 इंटू 11/10। अब सेकेंड ईयर की वैल्यू थर्ड ईयर तक जब बनाएंगे तो उसके केस में मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, उस केस में मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 11/10, और थर्ड ईयर में तो फाइनली है ही अमाउंट, उसकी वैल्यू क्या दे रखी है 19200। तो सिंपली क्या करेंगे, अब इसको यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो 121x/100 प्लस में 22x/10 प्लस 3x इक्वल टू 200। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे 121x प्लस 220x प्लस 300x इक्वल टू 200। इसको सिंपली ऐड कर देंगे 146x इक्वल टू 1920000। यहाँ से सिंपली बस x को सॉल्व कर लेंगे तो ये नियरली आएगा भाई 2999 समथिंग के इक्वल आएगा, तो हम इसको नियरली कितना मान लेंगे, ये 3000।
ऑप्शन नंबर ए, जो मतलब फर्स्ट किस्त रही होगी वो उसकी 3000 रही। ठीक है भाई। क्या कह रहा है, अनुराग इन्वेस्टेड टू डिफरेंट अमाउंट इन टू डिफरेंट स्कीम्स एट द सिंपल इंटरेस्ट 15% पर एनम एंड 18% पर एनम। आफ्टर अ ईयर अनुराग गो टोटल yearly interest of this much from both the scheme together. If he interchange the amount these schemes then he would receive 6। तो बेसिकली क्या कह रहा है भाई, 360 रुपये उसको इंटरेस्ट मिला जब उसने क्या करा, एक्स अमाउंट को लगाया 15% पे और वाई अमाउंट को लगाया 18% पे। मतलब दो स्कीम में उसने सिंपल इंटरेस्ट पे लगाया, एक्स अमाउंट को लगाया 15% पे, वाई अमाउंट को लगाया 18% पे, तो इंटरेस्ट आ गया इतना। लेकिन क्या करा उसने, जो है अमाउंट चेंज कर दी और तो जो है इंटरेस्ट है वो 6 रुपये बढ़ गया। तो क्या हुआ, अमाउंट चेंज हो गई, तो वाई इंटू 15% प्लस एक्स इंटू 18%। उसने चेंज कर दिया अमाउंट को, तो इंटरेस्ट भी चेंज हो गया। तो सिंपली हमें निकालना, जो 15% पे अमाउंट इन्वेस्ट हुई थी वो निकालनी है। देखो अब यहाँ पे परसेंटेज बार बार आ रहा है ना, तो इसको हटा के हम एक्स कर लेंगे, तो यानी कि 15x प्लस 18x इक्वल टू 360। 3 में सारी आ रही 5x प्लस 6x इक्वल टू, इसको हमने 3 से डिवाइड कर लिया तो 120। ऐसे ही हम दूसरी इक्वेशन बना लेंगे, वो क्या बनेगी 6x प्लस 5x, और अगर इसको 3 से करेंगे तो 122। अब सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करना भाई, इसको 6 से, इसको -5 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 30x प्लस 36x 720। यहाँ से आ जाएगा माइनस का 30x माइनस का 25x और 12 पंजे 60 और माइनस का 610। ठीक है, ये सॉल्व करेंगे, यहाँ से 9x आ गया, नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड, 11x आ गया, यहाँ से आ गया 110, x की वैल्यू आ गई 10। ठीक है भाई, x की वैल्यू आ गई 10। अब क्या करेंगे हम, अरे यार मैंने यहाँ पे ना y लिखा था, ये y है भाई, सारी जगह x ही लिख दिया मैंने, और ये y की वैल्यू आई है। एक सेकंड भाई, थोड़ा करेक्ट कर लेना इसको। 11y इक्वल टू 110, तो y इक्वल टू 10, y की वैल्यू 10 आ गई, तो अब f 5x 60 इक्वल टू 120। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 12। अब 12 यहाँ से वैल्यू आ गई, और 12 का मल्टीपल एक ही है यहाँ पे, आंसर तो यही हो जाएगा। और यहाँ पे 10। अब इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर देख लेंगे, 1200, 1000, और सोल्व करेंगे तो 15 × 180 यहाँ से और 180 यहाँ से। हाँ भाई, सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब क्या करा है हमने, यहाँ से x और y की दोनों की वैल्यू निकाल ली। अब देखो x जो है 12 है और y जो है 10 है, तो 12 का कुछ ना कुछ मल्टीपल रहा होगा यहाँ पे, तो 1200 और 15/100। ठीक है, यहाँ से आ गई वैल्यू 180। ऐसे ही यहाँ पे ये 1800, ये 1000 रहा होगा, इंटू में 18 डिवाइड बाई 100, 180 यहाँ से, तो मतलब 360। ठीक है भाई, तो जो इन्वेस्ट करी थी अमाउंट एक्स में वो कितनी रही होगी, 1200। क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस। तो देखो इसको सिंपली पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। अब ये 1/1/10 का स्क्वायर है, तो ये वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी, ऊपर बन गया 100। सेम यही है,
1/10⁴ है यहाँ पे, ये ऊपर जाके 1000 बन जाएगा। अब 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/10 यानी कि 1/2, 1/2 लिख सकते हैं। ये अपॉन में 1/2 का स्क्वायर, तो ये ऊपर चला जाएगा प्लस का 4। और अब क्या है लास्ट में 0.05 की वैल्यू ये 1/20 हो जाएगी, इसका स्क्वायर। अब ये ऊपर जाएगा तो प्लस में 400 बन जाएगा। तो देखो लास्ट में तो 4 आने वाला, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। 404 और 100 तो 4050, ऑप्शन नंबर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है ये भी। इसको क्या करेंगे, लास्ट से सॉल्व करना है। ये 6 का रूट, ये बन गया 256। अब 256 किसका होता है, 16 का, ये बन गया 1296। ये किसका अंडर रूट होता है, ये होता है 36 का। इसमें 540 ऐड कर देंगे, 6 7 5, 576 किसका होता है, 24 का। अब 46 और 24। अब देखो भाई, ये हमें मान लो सपोज हमें ये नहीं पता है किसका अंडर रूट है, हमें पता यूनिट डिजिट 4 आ रही है और 9 का स्क्वायर करने पे 1 आता है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। और ना ही ये ऑप्शन होगा, इसका तो स्क्वायर करने पे लास्ट में 0 है। अब 2 बचे। 8 का स्क्वायर करते जब भी लास्ट में 4 आता है, 2 का स्क्वायर करते जब भी लास्ट में 4 आता है, दोनों ऑप्शन में आ रहा है। तो क्या करेंगे, इनके बीच की वैल्यू क्या होती है, 70 होती है भाई। और 70 का स्क्वायर करने पे क्या आएगा, 4900। अब देखो ये वैल्यू से कम है, तो मतलब ऑप्शन हमारा 70 से कम रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक। क्या कह रहा है, अ कंस्ट्रक्शन साइड राजू कैन पेंट अ वॉल इन 36 आवर एंड अंगद कैन डू द सेम वर्क इन 18 आवर्स। सुमित कैन पेंट द सेम वॉल इन 24 आवर्स। तो हमें निकालना, ये सारे एक साथ काम करेंगे तो क्या करें, कितने मतलब आवर्स में पूरी वॉल को पेंट कर देंगे। तो ऐसे केस में भाई तीनों के नंबर ऑफ डेज लिख लिए, उनका आप कंबाइंड एलसीएम निकाल लेंगे सबसे पहले। तो इसका एलसीएम क्या आएगा भाई, 160 में भी नहीं जाएगा, 12 इंटू में 3, 6 इंटू में 3, 8 इंटू में 3, तो 36 तो वहाँ से आ जाएगा, 10 इंटू में 8 यानी कि 192। 192 से जा रहे हैं भाई सारे, नहीं तो एक काम करते हैं 216 ले लेते, उससे सारे कट रहे हैं। 36 कटेगा 6 बार में, ये कटेगा 12 टाइम्स में, और 24 जाएगा 9 बारी में। अब सिंपली इनको जोड़ना है और इनका ये आगे इनकी एफिशिएंसी। अब 12 और 6 18, 18 और 9 27, तो 216 डिवाइड बाई 27। अब 7 से और 6 आ रहा, तो 8 से ही मल्टीपल रहा होगा। 8 7 56, 8 दूनी 16 और 5 21, ऑप्शन नंबर। सारे ये दे रखे, ये बी कर लो, इसको सी कर लो, इसको डी कर लो, ऑप्शन नंबर 8 आवर्स हो जाए। क्या कह रहा है, 2 साइकिलिस्ट स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम 2 points A and B, their destination being B and A. After crossing each other, they take 2 hours 33 minutes and 1 hour 26 minutes respectively. तो इसका देखो भाई, कॉन्सेप्ट देख लो एक बार, इसका क्या है। ये ए है, ये बी है। एक साइकिलिस्ट यहाँ से चलता है, दूसरा यहाँ से चलता है, उसके बाद ये यहाँ से यहाँ जाएगा और ये यहाँ से यहाँ जाएगा। ये इनका मीटिंग पॉइंट हो गया, मीटिंग पॉइंट। तो अब कॉन्सेप्ट क्या होता है, मान लो ये यहाँ पे मिल गए। अब जो
मान लेते हैं ये बी बंदा यहाँ से चल रहा है, ठीक है। अब बी बंदे को सपोज लग रहा है 2 आवर समथिंग लग रहा है, ये अभी मैं समझा रहा हूँ थोड़ा। इसको लग रहा है 1 आवर समथिंग। तो क्या रहा होगा, जो इसकी स्पीड रही होगी वो ज़्यादा रही होगी, इसकी स्पीड रही होगी वो कम रही होगी, तभी तो उसको टाइम ज़्यादा लग रहा है। क्योंकि हमें पता है जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो स्पीड का रेशो होगा ना, सिंपली वो जो उनके टाइम का उल्टा हो जाएगा और उसका अंडर होगा, यानी कि T2/T1। ये सिंपल कॉन्सेप्ट यूज़ करना हमें इसके अंदर। तो अब देखो, दूसरे बंदे को कितना टाइम लग रहा है, 1 आवर 26 मिनट 24 सेकेंड। अब इसको क्या करेंगे भाई, एक ही ऑप्शन है कि हम इसको पूरा सेकंड्स में कन्वर्ट कर दें। तो 1 आवर में 60 मिनट और 60 मिनट में सेकंड 3600 सेकंड। और 26 में भी छः करेंगे, इसको भी सेकंड में करना। 6 6 36, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, और प्लस में 24। ये क्या आ गया, 24 8 5184। अब T1 और निकाल लेते हैं हम, वो कितना है, 2 आवर्स प्लस में 33 मिनट प्लस में 36 सेकेंड। इसका तो देखो 3600 × 2 7200 सेकेंड, प्लस में 33 × 6 करेंगे, 6 × 3 = 18, 6 × 3 = 18 और 1 19, और यहाँ 36, 180 और 36 6, 8 और 3 11, 9 और 3 12, 9216। अब देखो भाई, देखो हमें ये पता नहीं है कि इसके स्क्वायर रूट, हम क्या करते हैं, 2 से 4 से भी कट रहे हैं शायद, 4 से कट रहे हैं, दोनों के लास्ट डिजिट कट रहे हैं ना 4 से। 4 से काटने पे क्या आएगा, इसको 1 11 बच गया है ना, 2 पे जाएगा 8, और फिर चला गया 38 हो गया, 9 पे 2 1296, और इसको करेंगे तो 23, तो यहाँ से ना जाने कीजिएगा। अच्छा, अब देखो भाई, ये हमें इतना तो हमें स्क्वायर रूट याद भी हैं। ये किसका स्क्वायर रूट है, 36 का। ये किसका स्क्वायर रूट है, 48 का। तो 36/48 आ गया यहाँ से, यानी कि 3:4। ऑप्शन नंबर ए। मतलब जो उनको रिस्पेक्टिव स्पीड का जो रेशो होगा ना, मतलब जो जिसको ज़्यादा टाइम लग रहा था, यानी कि 2 घंटे, वो पहुंच जाएगा 3 की स्पीड से, और जिसको 1 आवर लग रहा था समथिंग, वो पहुंच जाएगा 4 की स्पीड से। ये वाला इसमें बस कॉन्सेप्ट ध्यान रखना भाई, ये पता है तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सिंपल। मीटिंग के बाद वो कितना कितना टाइम ले रहे हैं, तो उनके जो स्पीड का रिवर्स होगा वो अंडर रूट टाइम के रिवर्स के इक्वल होगा, ठीक है भाई। क्या कह रहा है, ट्रेन ए टेक्स 45 मिनट्स मोर देन ट्रेन बी टू ट्रेवल 450 किलोमीटर। मान लो यहाँ मतलब एक डेस्टिनेशन तक पहुँचना है, और है ट्रेन भी यूँ मान लेते हैं हम, वो 45 मिनट पहले पहुँच गई, तो मतलब जो ये टाइम ले रही थी ना, उससे 45 मिनट कम ये टाइम लेगी, ठीक है भाई। यही तो बात हुई। जैसे ट्रेन ए 45 मिनट ज़्यादा ले रही है ट्रेन बी से, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रेन बी है वो 45 मिनट्स कम ले रही है, ठीक है। अब क्या हुआ, ड्यू टू इंजन ट्रबल स्पीड ऑफ बी फॉल्स बाय अ क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब 1/4, और कह रहा है स्पीड फॉल्स तो माइनस का 1/4, यानी कि 3/4। मतलब क्या हुआ, ट्रेन बी के इंजन में दिक्कत आ गई, तो उसकी जो स्पीड थी वो 4 की स्पीड से मान लो चल रही थी, तो अब होगी उसकी स्पीड 3,
ये बी की बात हो रही है। तो जो टाइम है उसका रेशो रिवर्स हो जाएगा। देखो पहले तो वो क्या थी, वो 45 मिनट जल्दी आ रही थी ट्रेन ए से, लेकिन अब क्या हुआ, उसका इंजन खराब हो गया। अब वो क्या कर रही है, 30 मिनट और लेट से आ रही है, प्लस 30 मिनट भी हो जाएंगे ये उसकी लेट आने की। पहले तो 45 मिनट, मान लो सपोज करो ये ट्रेन 1 घंटे में आ रही थी, तो ये 15 मिनट में आ जा रही थी। अब क्या हुआ, इसका इंजन फेल हो गया, अब ये 30 मिनट और एक्स्ट्रा ले रही है, 1 घंटे से भी 3, अब ये 1.5 घंटे में आ रही है ट्रेन। ऐसे है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब देखो टाइम का रेशो यहाँ पे हमने उल्टा कर दिया। तो अब चेंज कितने का है, जब स्पीड 4 की थी तो 45 मिनट जल्दी आ जा रही थी, अब स्पीड 3 की होगी, इंजन फेल गया, अब वो 30 मिनट लेट आ रही है। तो क्या करेंगे, इनका कंबाइंड ले लेंगे कि मतलब वो कितना वेरिएशन आ गया टाइम में। तो 45 और 30 क्या हो गया, 75, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 75 आ गई। मतलब वो जो स्पीड रिड्यूस हुई ना, उसके कारण उसको 75 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो 3 की वैल्यू 225, ठीक है भाई। हमें इसमें स्पीड ऑफ ए बताना है, 225 मिनट आ गया। अब देखो जो ट्रेन ए का टाइम है वो इससे 45 मिनट ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, ये तो एक्चुअल बी का टाइम आ गया, जब एक्चुअल स्पीड से वो चल रही होगी तो 225 मिनट में पहुंच जाएगी। 45 ऐड करेंगे, 0, ये आ गया एक्चुअल टाइम 270 मिनट्स। मतलब इतने में वो जर्नी पूरी कर लेगी ए ट्रेन, ठीक है। हमें स्पीड निकालनी ए की, तो डिस्टेंस हमें दे रखा था 450, और टाइम आ गया 270। ये मिनट में है, ये किलोमीटर में है। हमें यहाँ पे आवर चाहिए, 1 आवर, तो ऊपर 60 से मल्टीप्लाई, 10 से 10, 9 से 5, 9 से 3 से 20, 100। यानी कि जो ए ट्रेन उसकी स्पीड क्या रही होगी, 100। थोड़ा सा अलग है इसमें बस कि मतलब ट्रेन बी 45 मिनट पहले जल्दी आ जाई थी, फिर उसका इंजन फेल हो जाता है, तो उससे स्पीड रिड्यूस हो जाती है, तो उसको 30 मिनट और एक्स्ट्रा लगते हैं। तो उसको चेंज कितना हुआ, 75 का, और जो एक्चुअल में आ रही थी वो ये हो गई। वहाँ से हमने ए का टाइम निकाला और फिर वहाँ से ए की स्पीड निकाली, ठीक है भाई। क्या कह रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल क्यू पे है पी क्यू आर, ये हमारा 90 डिग्री हो गया। ए और बी मिड पॉइंट है पी क्यू के और पी आर के, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट ए है, ये बी है। पी क्यू की वैल्यू 16 है, क्यू आर की वैल्यू 30 है, पी आर की वैल्यू 34 है। हमें क्या बताना, पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम ए बी आर क्यू। अब देखो भाई मिड पॉइंट थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ये जब इनके रेशो में मतलब मिड पॉइंट में डिवाइड कर रही है तो क्या रहा होगा, 1:1 में उसको डिवाइड कर रही है, 1:1 में। अगर हम पूरे से कंपेयर करें, मतलब यहाँ पे बेसिकली है ना सिमिलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट लगने वाला है। जो ट्रायंगल पी ए बी है ना, वो सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो यहाँ से जो पी ए अपोन में पी क्यू आएगा, वो ए बी अपोन में क्यू आर के इक्वल होगा। अब देखो ये दोनों बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जा रही हैं, 1:1 में। तो अब पी ए की वैल्यू अगर हम इस 16 को 1:1 में डिवाइड करेंगे, 8, टोटल वैल्यू है 16। ऐसे ही होगा ए बी की वैल्यू हम सपोज निकाल लेते हैं, क्यू आर की वैल्यू 30 दे रखी है, तो ये 2 टाइम्स ये 15, यानी कि ये वैल्यू रही होगी 15। अब हमसे क्या कह रहा था, ये हमें निकालना है पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ए पी बी जेड।
ये इसका पेरीमीटर ना, ये निकालना हमें। तो इसके लिए देखो, मिड पॉइंट है तो ये 17, ये 8, तो ये भी 8, और ये हमने निकाल ली 15। बस अब सिंपली इस सबको जोड़ना है। ये 38 हो गया और ये 15, 30, 32, यानी कि 70। क्या आ गया उसका पेरीमीटर? 70। सिमिलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट लगाना, उससे हम ये साइड निकाल लेंगे, फिर बस पेरीमीटर निकाल। अगर ऊपर वाले ट्रायंगल का पूछता तो वो भी निकाल देते, 32, 40 आ जाता। ठीक है भाई। लास्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, अगर एंगल ए की वैल्यू 30 है तो इसकी वैल्यू निकाल दो बस। 2 इंटू 10 30 डिवाइड बाई 1 माइनस में 10² 30, तो 10 30 की वैल्यू 1/√3, तो 1 माइनस 3 आ जाएगा। यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो 2/3 आ जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 डिवाइड बाई √3 यानी कि √3। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे हमारा मॉक का सॉल्यूशन होता है खत्म। थैंक यू।